स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज एक पुराना वीडियो को थोड़ा नया बटर मसाला के साथ हम आपके सामने ला रहे हैं, यानी कि स्पेस एक्स रैप्टर इंजन के बारे में, जिसका अभी थर्ड वर्जन पे काम चल रहा है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले रैप्टर को समझने से पहले समझिए कि रैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो रैप्टर की ज़रूरत ये समझिए कि स्पेसएक्स ने मर्लिन इंजन बनाया और दुनिया में 200 देश हैं और ये 200 देश को धो देने वाला इंजन है। तो ये समझ लीजिए कि मर्लिन बहुत सक्सेसफुल इंजन रहा और स्पेसएक्स को डैडी बना दिया। कितना बड़ा डैडी बना दिया? अभी समझिए यूएलए है, बहुत अच्छा चांस है कि इस साल के खत्म होने से पहले यूएलए को बेच दिया जाएगा। तो समझ लीजिए बहुत गर्दा उड़ा देने वाला परफॉर्मेंस दिया। वो परफॉर्मेंस आया कहाँ से? मर्लिन से आया। ये सब जो लैंडिंग हो रही है किस इंजन के भरोसे हो रही है? मर्लिन के भरोसे हो रहा है। स्टारलिंक जो डिप्लॉय किया जा रहा है मर्लिन के भरोसे हो रहा है। तो बात है कि ये एकदम सक्सेसफुल रहा, स्पेसएक्स को डैडी बना दिया और बहुत सारे स्मॉल रॉकेट कंपनी को साफ कर दिया और पुराने कंपटीटर्स को भी हटा दिया। तो ये तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन बात ये था कि स्पेसएक्स की जो कंपनी थी उनके जो सपने थे वो बड़े हो गए। इसके बेसिस पे उन्होंने चलना सीखा, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा सपना देखने लगे। तब ये हो गया कि भैया मर्लिन पे काम नहीं होगा। मर्लिन, अब इनका सपना इतना बड़ा हो गया कि मर्लिन नहीं संभाल सकता था। तो इनको कुछ ऐसा चाहिए जो मार्स तक जा सके, और मार्स का रिक्वायरमेंट है ना, बहुत प्यार देना होगा आपको मार्स को। ऐसे काम नहीं चलने वाला मार्स पे कि मार्स पे आप बस चले गए ठप्पा मार दिए, नहीं सर, बहुत प्यार चाहिए मार्स तक जाने के लिए। तो वो चाहिए। और जो भी चीज़ स्टारशिप के लिए बनाया जाएगा उसको इफिशिएंट होने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप ये रॉकेट इंजन को ध्यान से देखेंगे तो उसमें देखेंगे तो बगल में एग्जॉस्ट पोर्ट लगा रहता है। तो यहाँ से जितना चीज़ निकल रहा है नोजल से वो आपको थ्रस्ट दे रहा है। जो साइड से निकल रहा है, जो यानी कि एग्जॉस्ट गैस जनरेटर से जो निकल रहा है, वो आपके लिए वेस्टेड एनर्जी है, लेकिन इसमें वेस्ट होता है। इसीलिए बोले मर्लिन को समझिए मार्क 1 टेक्नोलॉजी था और उन्होंने गर्दा उड़ा दिया। डैडी बना दिया स्पेसएक्स को, पूरा सब चीज़ कर लिया, लेकिन इनहेरेंटली इनएफिशिएंट है। और जो सपने ये देखने लगे, अब मर्लिन के सक्सेस के बाद जो सपने देखने लगे, वो सपना में सीधा-सीधा समझ में आ गया, भई मर्लिन से काम नहीं चलेगा, इसीलिए रैप्टर चाहिए। तो डिमांड लिस्ट क्या बनाया गया कि मतलब इनको ना सपना देखा तो सपना को डिमांड लिस्ट में बदले कि भैया डिमांड क्या है हमारा। तो डिमांड ये है कि बहुत ज़्यादा थ्रस्ट होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्या आप कम थ्रस्ट वाले रॉकेट इंजन से बड़ा रॉकेट बना सकते हैं? आराम से, बस बहुत ज़्यादा इंजन लग जाएगा। और ये समझिए इंजीनियरिंग का पहला रूल होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इज़ द एनिमी ऑफ रिलायबिलिटी। यानी कि अगर कोई चीज़ में कॉम्प्लेक्सिटी है वो आज नहीं तो कल बूम हो ही जाएगा। आप जितना कम कॉम्प्लेक्सिटी रख सके उतना बल्ले-बल्ले। मतलब अगर आपको कोई डिज़ाइन देता है जिसमें 8 चीज़ है वर्सेस कोई डिज़ाइन देता है 4, जनरली 4 ही बेटर आएगा। तो ये समझ लीजिए एकदम डिफ़ॉल्ट है। तो थ्रस्ट अगर ये मर्लिन पे ट्राई करते हैं, बात है कि इतने ज़्यादा इंजन लग जाएँगे, 50-60 इंजन इनको फर्स्ट स्टेज पे लग जाएगा अगर मार्स जाने का सपना सोचते हैं तो। इनको कुछ चाहिए था जो कम यूनिट में ज़्यादा काम कर सके स्टारशिप बनाने के लिए। फिर इन प्रिंसिपल मैं क्लियर कर देना चाहूँ, प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन इन प्रिंसिपल जो भी चीज़ ये बना रही है, यानी कि जो भी प्रोपेलेंट मिक्स इस्तेमाल किया जाएगा वो मार्स मैन्युफैक्चरेबल होना चाहिए। मास मैन्युफैक्चरर मार्स मैन्युफैक्चरर कि आप मार्स में जाके इन सिचु यूटिलाइजेशन करके एटलीस्ट आप वहाँ पे निकाल सकें। तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है? हाँ भी और नहीं भी। क्या मार्स पे आप मीथेन निकाल सकते हैं? हाँ। क्या मार्स पे आप ऑक्सीजन निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? बात है कि रॉकेट में उसके सिवा भी बहुत सारा चीज़ लगता है, जैसे कि हीलियम, जैसे कि नाइट्रोजन। तो वो सब कहाँ से लाएँगे? तो इसीलिए बोला कि वो इन प्रिंसिपल वाला बात है, मतलब कि गाड़ी खोलने के लिए है, फिर मार्क 2, मार्क 3, मार्क 5 तक ये लोग सॉल्व करेंगे वो एक्चुअली कैसे करना है। लेकिन बेस बेस में ही अगर आपको बोलिए कि हमको केरोसिन चाहिए, वो तो काम होगा ही नहीं ना। तो इसीलिए वो हो गया। और रीयूजेबिलिटी पे इनका मेन फोकस है कि मच हायर रीयूजेबिलिटी, यानी कि अभी के टाइम में रॉकेट इनका लैंड करता है, बल्ले-बल्ले इंजन आता है, सब चीज़ कर लेते हैं। लेकिन 9 से 10 बार से ज़्यादा आगे जब जाते हैं तो ये इंजन बोलने लगता है, भाई थोड़ा ज़्यादा घसीट रहे हो। टू बी फेयर, टू बी मैथमेटिकली प्रिसाइज, बाकी सबके कंपेयर में तो बहुत आगे है। बाकी किसी के पास कुछ नहीं है। एक इकलौता इंजन जो ऑलमोस्ट मुझे इस जैसा चल रहा था वो स्पेस शटल में था, और स्पेस शटल का केडेंस इतना खराब था कि भले उसका इंजन बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, क्योंकि वो इस पे चलता था लिक्विड हाइड्रोजन पे, जो कि बहुत क्लीन है, और ये चलते हैं डर्टी आरपी-1 पे। मतलब आरपी-1 दी मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ये है, क्या बोलते हैं, केरोसिन है। मतलब समझिए डीजल से थोड़ा नीचे है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि उसका मतलब कार्बन चेन जो है हाई टेम्परेचर और हाई हीट एनवायरनमेंट में अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर देता है, और वो सुट्ट में बदल जाता है। वो चिपक के आपका टरबाइन को स्वाहा कर सकता है, वो चिपक के आपका प्री बर्नर में जाम कर सकता है। रॉकेट जो सादा लॉन्च करते हैं वो काला कैसे हो जाता है? वही सुट्ट से। अब बोलेंगे उतना सुट आ कहाँ से रहा? वो प्री बर्नर से जो निकल रहा है, क्लीन जल नहीं रहा है, तो उसी का प्री बर्नर का ये प्यार है। तो समझिए। और ये तो मतलब इनहेरेंटली लिमिट कर देता है, कितना भी कर ले रॉकेट इंजन बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि सिस्टम में गंदगी है। यानी कि जब आप गंदा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कितना भी हाई तौबा कर लीजिए, नहीं होगा बम बम। तो सबसे क्लीन फ्यूल माना जाता है आपका हाइड्रोजन, सबसे गंदा होता है आरपी-1। तो बीच में कुछ चाहिए, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बहुत कमज़ोर होता है।
इसीलिए देखिए स्पेस शटल का टैंक कितना बड़ा था, उसको कंपेयर कीजिए सैटर्न 5 का। सैटर्न 5 का कैपेसिटी ज़्यादा था, सैटर्न 5 का स्टेज 1 का केरोसिन टैंक देखिए। तो बात वही होता है कि हम दोनों के बीच में चाहिए था। तो टारगेट है कि 10 का जो हम लोग अब आँख मूंद करके होता है कि स्पेसएक्स मर्लिन 10 बार से पहले सोचते भी नहीं कि इसको रिफर्बिश करना है या ध्यान देना है, मतलब 10 लॉन्च बर्दाश्त कर सकता है, उसको 50 से ऊपर ले जाना है। ये इनका टारगेट है कि 5 गुने से ज़्यादा हम रीयूज़ कर सकें। और रीयूज़ देखिए, कहने को आप हर चीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रीयूज़ नहीं होना चाहिए कि बैठ के पूरा रीबिल्डिंग कर रहे हो। हर चीज़ का एक दाम होता है, जहाँ पे एक पॉइंट आता है कि भैया इसको रिपेयर करने से ज़्यादा अच्छा होगा नया ले लो। हर चीज़ में ऐसा होता है। मतलब एक गाड़ी का मान लीजिए दाम अगर 5 लाख है और उसे रिपेयर करने में 6 लाख लग रहा है, तो ऑब्वियसली आप नहीं करोगे ना। तो वही वाली बात होती है कि वो टारगेट ही ये लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं कि भैया इंजन आया, वो 5 बार की जगह पे 50 बार यूज़ हो सके। टारगेट ये है, ये सारे इनको सपने में लिस्ट बन गया है, जिसे हम लोग कहते हैं डिमांड लिस्ट। तो अब आते हैं थोड़ा बैठने वाला बात पे, अब थोड़ा डिटेल में आप लोग बताते हैं। तो डिज़ाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जितना मैं गहराई में उतार सकता हूँ उतार देता हूँ, इससे भी ज़्यादा गहराई में जाता है, और एक्चुअल रॉकेट इंजीनियर के लिए तो ये सब बच्चों को खेलने की चीज़ हो गया, बट जितना मैं बता सकता हूँ मैं बता देता हूँ। तो ये डिज़ाइन है फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन साइकिल का। तो इसमें सबसे बड़ा बात क्या है? सबसे बड़ा बात है ये क्लोज साइकिल है, यानी कि इसमें कोई भी प्री बर्नर, यानी कि जिससे आप रॉकेट इंजन चला रहे हैं, उसका एग्जॉस्ट बाहर नहीं फेंका जाता। प्री बर्नर आपका इंजन में जाता है, इंजन से निकलता है, यानी कि आप कहीं पे भी एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट वाल्व नहीं दिखेंगे। तो ये इसका मेन काम है। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रिकल टॉर्च इग्नाइटर दिया गया। किस तरह से वो काम करता है वो टॉप सीक्रेट है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इग्निशन है, कैसे वो कर रहे हैं वो उनका टॉप सीक्रेट है। तो इलेक्ट्रिकल इग्निशन क्यों होता है? ये एक लिमिटेशन था फाल्कन 9 में कि उनमें एक अलग से प्रोपेलेंट ये लगता है, क्या बोलते हैं, प्रोपेलेंट कहना गलत होगा, इग्नाइटर फ्लूइड लगता है, जिसे हम लोग टी टैब कहते हैं। तो टी टैब एक फ्लूइड है, जो हरा फ्लैश आप जब भी देखते हैं, टी टैब ऑटो इग्निशन फ्लूइड है कि जैसे ही वो ऑक्सीजन से टच करेगा, फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीजन कितना टेम्परेचर पे, वो ऑक्सीजन को छुआ बूम करके आग लगा देता है। जो आप हरा फ्लैश देखते हैं मतलब फाल्कन 9 में, वो टी टैब से आता है। प्रॉब्लम ये है कि टी टैब एक अलग कंपोनेंट है जो रॉकेट में कैरी करना पड़ता है, तो उससे साइड इफेक्ट होता है कि टी टैब खत्म हो सकता है। फिर रहा बात मार्स में, तो आप कहाँ से टी टैब लाएंगे? और एग्जाम्पल दे, टी टैब ऐसी बात नहीं कि स्पेसएक्स पहली कंपनी यूज़ कर रही है। SR-71 जो था उसमें भी टी टैब का ही लिमिटेशन था, क्योंकि प्लेन को मिड ईयर रिफ्यूल किया जा सकता था और पायलट्स हो सकते थे कि 4-5 दिन तक उड़ते रहे, और इंजन एक एक इंजन ऑन ऑफ करके आप चला भी सकते थे, या कम थ्रॉटल पे करके भी चला सकते थे। दिक्कत ये था कि इंजन जब भी ऑफ करो, ठीक है ऑफ तो हो गया, स्टार्ट करो, स्टार्ट नहीं होता था, तो उसके लिए टी टैब इस्तेमाल करते थे। तो टी टैब उनका लिमिटेशन कर देता है कितना बार इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। तो वही समझिए टी टैब जो है एक लिमिटेशन था फाल्कन 9 डिज़ाइन में, तो इसीलिए इसको शुद्ध इलेक्ट्रिकल में आ रहा है। और टी टैब की उसमें ज़रूरत इसलिए पड़ रही थी कि केरोसिन जो है जलाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, अगर आप ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि ठंडा केरोसिन और अति ठंडा लिक्विड ऑक्सीजन, दोनों की शादी हो जाती है ना, तो उसको आग लगाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मीथेन है और ऑक्सीजन है, और दोनों गैसियस स्टेट में आ रहा है, तो उसमें आग लगाना काफ़ी आसान है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल इग्निशन आसान हो जाता है। और सारा चीज़ ये कंबस्टन चेंबर, यानी कि जहाँ पे मेन प्यार इश्क मोहब्बत हो रहा है, वहाँ पे जो डाल रहे हैं वहाँ पे गैसियस आ रहा है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे डिज़ाइन में आपको दोनों हो सकता है कि एक प्रोपेलेंट गैस में आ रहा है, एक आ रहा है लिक्विड में, जैसे कि हाइड्रोजन आपका मान लीजिए लिक्विड फेज में आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन गैसियस फेज में पहुंच रहा है, या दोनों गैसियस फेज में बहुत कम डिज़ाइंस में होता है। ये है जिसमें दोनों गैस पहुंच रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मीथेन भी गैस में है और ऑक्सीजन भी गैसियस में है। बेनिफिट, बहुत आराम से जला सकते हैं, बहुत अच्छा कंबस्चन मिक्सचर होता है, चकाचक होता है। और इसमें हर चीज़ दो है, यानी कि प्री बर्नर 2 ठो है, टरबाइन 2 ठो है, पंप 2 ठो है। अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है, रॉकेट को आप चलाते कैसे हो? कि आप सोचोगे लिक्विड ऑक्सीजन लेते हैं, लिक्विड मीथेन लेते हैं, रॉकेट बन गया? नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे ले भी लेते हो और उसे चेंबर में डाल के जलाते भी हो, आपका सिर्फ फ्लेम थ्रोवर बनेगा, रॉकेट इंजन नहीं बनेगा। तो रॉकेट इंजन के लिए वही काम, फ्लेम थ्रोवर का काम स्पीड से करना होता है, यानी कि जितना अमाउंट में आप प्रोपेलेंट मिक्स डाल रहे हो चेंबर में, जला रहे हो, उसका वेलोसिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा। वो कितना स्पीड से कंज्यूम कर रहा है, जैसे कि उसे हम लोग कहते हैं मास फ्लो रेट जो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि कुछ ग्राम पर सेकंड से जगह पे कुछ किलोग्राम पर सेकंड तक आपको ले जाना पड़ेगा। मास कितना कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि एक्शन इक्वल्स रिएक्शन, जो मास यहाँ से निकल रहा है वो उस मास में 2 वेक्टर है, उसका कितना वेलोसिटी और कितना निकल रहा है, और उसी के बेसिस पर आपका रॉकेट ऊपर जाता है। या तो आप रॉकेट को ये कर दो कि बहुत तेज़ी से फेंके, तो बहुत कम मास में आगे जा पाएंगे, जैसे कि आपका आयन थ्रस्टर हो जाए, या तो बहुत भारी चीज फेंको, जैसे कि सॉलिड बूस्टर हो जाए, उसके जो पार्टिकलेट्स होते हैं वो बहुत भारी होते हैं, तो वो थ्रस्ट दे पाता है।
ये वाला सिस्टम जो है कोशिश करता है कि जितना बेस्ट हो सके, जितना ज़्यादा मास, जितना ज़्यादा स्पीड से फेंक सकें वो कर पाएँ, तभी इसको थ्रस्ट मिलेगा। तो इसीलिए प्रेशराइज़ करना होता है। अब रहा बात कितना एनर्जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आप लोग हिसाब देख रहे हैं टर्बो पंप सबका, ये सबका पावर मेगावाट में नापा जाता है। यानी कि 37 मेगावाट ये इनका समझ लीजिए CH4 साइड का हो गया है, यानी मीथेन साइड का, और ऑक्सीजन साइड का टर्बो पंप का रेटिंग है 31 मेगावाट। अब रहा बात आपके दिमाग में तुरंत रेड अलर्ट, भाई इतना ज़्यादा पावर कहाँ से आएगा? इतना छोटा इलेक्ट्रिक मोटर तो बनता भी नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि जो अ, ये है इलेक्ट्रॉन रॉकेट है, उसका जो इलेक्ट्रिक मोटर है इंजन के साइज़ का मोटर है, क्योंकि वो छोटे से रॉकेट को 50 हॉर्स पावर चाहिए। ये बड़ा रॉकेट है, इसको मेगावाट में चाहिए। कहाँ से लाएगा उतना पावर? नहीं ला सकते आप कहीं से। तो हिसाब है कि जो प्रोपेलेंट आप ले जा रहे हो, उस प्रोपेलेंट का एक मिक्स निकालते हो आप, उस मिक्स को आप जलाते हो, जिसे हम लोग कहते हैं प्री बर्नर। यहाँ पे आप जलाते हो और कोशिश करते हो कि टेम्परेचर कम रहे, क्योंकि अगर आप फुल अच्छे से जलाने लगे, जिसे हम लोग कहते हैं साइक्योमेट्रिक बर्न। अब साइक्योमेट्रिक बर्न अगर आप पहुंच जाते हो तो बात है कि कोई भी मेटल ऐसा नहीं बना जो साइक्योमेट्रिक फायर को बर्दाश्त कर सके, पिघल ही जाएगा। आपको उसे एक्टिवली कूल करना पड़ेगा। और यहाँ हम लोग बात करें टरबाइन का, टरबाइन में एक्टिवली कूल करना पॉसिबल नहीं है, तो टरबाइन पिघल जाएगा। तो इसीलिए इसका टेम्परेचर कम रखते हैं। टेम्परेचर कम करने का दो तरीका होता है, या तो ओवरफ्लो कर दीजिए या तो ओवर इनगल्फ कर दीजिए। ओवरफ्लो हो गया जैसे कि मर्लिन वाले डिजाइन में केरोसिन जरूरत से ज़्यादा आप भेज रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा केरोसिन भेज रहे हो, यानी कि वहाँ इतना ऑक्सीजन है कि 1 लीटर केरोसिन जलेगा, आप वहाँ पे 5 लीटर भेज दे रहे हो। तो हो क्या रहा है, आग तो पूरा हो रहा है, पूरा जल जा रहा है, लेकिन उसी गर्मी जो है केरोसिन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो वो जो केरोसिन था वो वेपोराइज हो रहा है, वो वेपोराइज होकर जो निकल रहा है टेम्परेचर कम हो जा रहा है, तो टरबाइन आपका पिघल नहीं रहा। तो यही कोर प्रिंसिपल होता है प्री बर्नर टरबाइन। प्री बर्नर आपका आग बनाता है जो होपफुली ठंडा हो, टरबाइन उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये समझिए एक छोटा रॉकेट है और उसे टरबाइन चलाया जाता है, वो टरबाइन आपको पंप चलाता है, पंप प्रेशराइजेशन करता है, उस प्रेशराइजेशन से आपका रॉकेट चलता है। और इसका जो रेशियो है कभी भी 1:1 नहीं रखा जाएगा। यहाँ पे भी वही बात होती है, भले आप कहने को चेंबर ऐसा बना सकते हो जो हैंडल कर ले साइक्योमेट्रिक बर्न को, जनरली कोई नहीं करता है। तो यहाँ पे इनका लॉजिक है 3.8 को 1:1 पे चला रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडाइजर इनका 3.8 ज़्यादा है। साइक्योमेट्रिक में चाहिए, साइक्योमेट्रिक हो गया 1:1, यानी कि जितना चाहिए ऑक्सीजन एग्जैक्टली आप उतना दे रहे हो। मतलब फ्यूल 1 लीटर है, उसको जलाने के लिए मान लीजिए 4 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, आप एग्जैक्ट 4 लीटर दे रहे हो, उसे हम लोग कहेंगे 1:1। वो हो गया परफेक्ट साइक्योमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पे ओवरफ्लो चल रहा है 3.8। ऐसा क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो आप आग लगा रहे हो, ठीक है, आग में क्या होता है, टेम्परेचर। आपको क्या चाहिए? टेम्परेचर नहीं चाहिए, आपको चाहिए मास और आपको चाहिए वेलोसिटी। टेम्परेचर का आप करोगे क्या? तो टेम्परेचर कन्वर्ट कैसे करें? यहाँ 3000 डिग्री सेल्सियस बन रहा है, उसको आप बोलोगे भैया मेरे को 3000 नहीं चाहिए, मेरे को 1500 डिग्री सेल्सियस कर दो, लेकिन मेरा प्रेशर बढ़ा दो। तो आप क्या करोगे? आप ओवरफ्लो कर दोगे, ऑक्सीजन आप वहाँ डालने लोगे। अब वहाँ ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए कुछ नहीं, ऑक्सीजन सिर्फ गर्म हो जाता है। वो आया था ठंडे टेम्परेचर से, बम बम गर्म हो रहा है, गर्म होकर क्या हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड करके क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, थ्रस्ट मिल रहा है आपको। हर इंजन में जनरली ये 1:1 नहीं रखा जाता, हमेशा फिर ओवरफ्लो, कोई ना कोई चीज़ ओवरफ्लो होगा, जैसे कि हाइड्रोजन ओवरफ्लो हो, ऑक्सीजन ओवरफ्लो हो, जनरली फ्यूल ही ओवरफ्लो किया जाता है। तो यहाँ पे भी फ्यूल कर रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजर यानी कि लॉक्स जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू CH4 मीथेन के कंपेयर में। और इस इंजन का डिज़ाइन में ऐसा है, क्योंकि बोल रहे हैं इन प्रिंसिपल ऐसा बना रहे हैं कि ये मास में भी चल सके, तो ये सबसे थोड़ा सा टैप ऑफ निकाला जाएगा, जहाँ पे बॉयल गैसेस हो जाएंगे, वो टैप ऑफ को ले जाके ये डाल देंगे इसमें टैंक में। बोलेंगे ऐसा क्यों? टैंक बहुत बड़ा है इनका, तो अगर उतने बड़े टैंक में ये ट्राई किए कि मतलब हीलियम से उसे प्रेशराइज करने का, नहीं हो पाएगा। क्योंकि समझिए इनलेट प्रेशर ही, यानी कि कितना टैंक में प्रेशर है, अगर आप धरती में करते हो 1 बार आता है, स्पेस में करते हो 0 हो जाता है, क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तो उससे काम नहीं चलेगा। ये पंप को स्टार्ट करने के लिए आपको 4 बार चाहिए, इनलेट प्रेशर 4 होना चाहिए। तो भैया 4 बार आएगा कैसे? क्योंकि स्टार्टिंग में 4 बार देना बहुत आसान होता है, क्योंकि टैंक भरा हुआ है, उतना वजन है, प्रेशर अपने आप है, कोई बात नहीं, बल्ले बल्ले। लेकिन टैंक जब खत्म होने लगेगा फ्यूल, तब तो पंप स्टार्ट कर जाएगा। तो इसीलिए टैंक को प्रेशराइज किया जाता है। जनरली हम लोग 1/3 मतलब गैस से, यानी कि हीलियम से जनरली उसे प्रेशराइज करते हैं। यहाँ पे हीलियम थोड़ा सा ही रहेगा, लेकिन मेजॉरिटी हॉट गैस रहेगा। हॉट गैस का मतलब हो गया कि जो आपका इंजन से निकाला जा रहा है, तो ऑक्सीजन से गर्म ऑक्सीजन लेके आप डाल दोगे टंकी में, ताकि ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, बस वो प्रेशराइज कर देगा। और फिर मीथेन को मीथेन वाले में डाल दोगे, गैसियस मीथेन, लिक्विड मीथेन को प्रेशराइज करेगा, ताकि टंकी का साइज जैसे जैसे खाली होते जाएगा, गैस का आपके पास कोई कमी नहीं, क्योंकि वही सोर्स है, टेंशन नहीं रहेगा, प्रेशर बम बम रहेगा, 4 बार्स का प्रेशर आप कंटिन्यूसली मेंटेन कर पाएंगे। तो ये ऐसा करके गैसियस प्रेशराइजेशन रहेगा। तो इसका 2 डायग्राम अवेलेबल इंटरनेट पे, एक तो सिंप्लीफाइड डायग्राम है जो एक यूट्यूबर nasaspaceflight.com ने बनाया था, और एक तो दूसरा किसी प्रोपेलेंट इंजीनियर, प्रोपेलेंट बोलते हैं, प्रोपल्शन इंजीनियर ने एक तो बनाया था। ये 2019 में बनाया हुआ है, लेकिन अभी तक इससे बेटर डिज़ाइन तो मुझे कहीं नहीं मिला। और इसमें काफ़ी लोग कह रहे हैं कि डिज़ाइन में ऑब्वियसली चेंजेस हुए हैं, लेकिन कोर यही है। ये सिंप्लीफाइड कोर है, ये एकदम एक एक लाइन कोर दिखा दे रहे हैं।
और इसमें आपको ये नाइट्रोजन सर्किट और हीलियम सर्किट ये सब देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टार्ट करना ही सब इंजन को बहुत मुश्किल होता है। तो अब बात करते हैं इंजन चलता कैसे है। ये सब तो मैंने आपको कोर डिज़ाइन प्रिंसिपल बता दिया, चलता कैसे है। तो आप लेते हो मीथेन, ठीक है। मीथेन आपने स्टार्टिंग में हीलियम से प्रेशराइज किया, ऑक्सीजन सेम, आपने लॉक्स लिया, CH4 लिया। अब आया ये जा रहा है, टरबाइन जो है वो स्पिन कर रहा है। क्यों स्पिन कर रहा है? क्योंकि आपने हीलियम से उसे स्पूल अप कर दिया है। आपने स्पिन कर दिया, बल्ले बल्ले थोड़ा सा वो प्रेशर बढ़ा। अब वो जा रहा है मेन कंट्रोलर बर्न में, ठीक है। वो कंट्रोलर कंप्यूटर, इंजन कंप्यूटर बोलेगा भाई ये तो कितना चाहिए कितना ना करें, ठीक है, वहाँ गया। उसके बाद वो गया है इंजन बेल में। अब इंजन बेल जो है, ये चेंबर जो हो गया, चेंबर वॉल हो गया और इंजन बेल हो गया, नोजल बेल। इसको पूरा वो ठंडा करेगा। क्यों? अगर नहीं करेगा तो वो पिघल जाएगा, तो उसको आपने ठंडा किया, ठीक है। अब रहा बात कि यहाँ पे अस्यूम आप कर रहे हो कि यहाँ पे आग जल रहा है, तो ये जो आप लिक्विड डाल रहे थे ये काफ़ी हद तक गर्म हो गया है, मतलब क्रायोजेनिक से ऑलमोस्ट गर्म होने पे आ गया है। अब ये आप भेज रहे हो प्री बर्नर नंबर 1। प्री बर्नर नंबर 1 में आप जो भेज रहे हो ये गैसियस हो चुका है, काफ़ी गर्मी इसमें आ चुकी है। अब इसमें आप थोड़ा सा ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन लाइन लेके थोड़ा सा डाल दे रहे हो। आपने थोड़ा सा ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा फ्यूल, मतलब ये फ्यूल रिच बर्नर आपने बना दिया। इसको आपने चालू किया, इग्नाइटर, यहाँ पे एक इग्नाइटर है, इग्नाइट मार दिया आपने। अब यहाँ पे रॉकेट इंजन बन गया है, छोटा सा एग्जॉस्ट आपका चालू हो गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपने प्री बर्नर चालू किया है, आपके पास ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, यानी कि इस पाइप में आपको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और CH4 मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो कि यहाँ आग अभी भी है और आपने फ्लो डिज़ाइन इतना रखा हुआ है कि ये पाइप में आपका पूरा मीथेन जो टैंक से निकाला जा रहा था वो यहाँ आ रहा है, लेकिन ये हाई प्रेशर और गैसियस है। और ये प्रेशर आपका हमेशा चेंबर प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो चेंबर में जाएंगे कैसे। अगर मान लीजिए चेंबर का प्रेशर 300 बार्स है और ये प्रेशर आप मान लीजिए 250 तक उतर गया, तो वो बैक फ्लो कर जाएगा, इसीलिए इसका प्रेशर ज़्यादा रहता है। और वो प्रेशर आ कहाँ से रहा है? इससे, आग से जो केमिकल एनर्जी निकल रही है। आपने थोड़ा सा ऑक्सीजन लेके यहाँ जलाए थे, तो ये बैलेंस कर दिए हैं कि आपके पास गैसियस बम बम गैस फुल स्पीड पे आपका जा रहा है हाई प्रेशर में, ठीक है। ये आया आपका, जिसे हम लोग कहते हैं इंजेक्टर प्लेट पे। यहाँ पे अब आपका मीथेन का काम खत्म, मीथेन अब जल के निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया मीथेन। तो समझिए, टंकी से निकला, प्रेशराइज किया गया, प्रेशराइज करके वो इंजन को कूल किया, इंजन कूल करके वो बॉयल होने लगा है। बॉयल होने के दरमियान वो जाके जलता है प्री बर्नर नंबर 1 में, जहाँ पे वो फ्यूल रिच है, फ्यूल रिच एग्जॉस्ट से ये प्रेशराइजेशन साइकिल पूरा चल रहा है। इसीलिए बोला ना, इंजन स्टार्ट करना बहुत तिगड़म होता है। तो ये स्पूल अप कैसे करेंगे, इसीलिए हीलियम से पहले से स्पूल अप कर दिया जाता है और नाइट्रोजन से पर्ज कर दिया जाता है, ताकि कोई भी चीज़ लिक्विड वेपर ये सब नहीं रहे, क्योंकि जिस टेम्परेचर जिस प्रेशर पे बात हो रहा है, ये सब थोड़ा सा भी चीज़ इंजन बूम कर देता है। तो ये आपका मीथेन अब आ गया है चेंबर में, ठीक है। मीथेन से तो काम चलेगा नहीं, आपको चाहिए ऑक्सीजन भी। अब आ रहे हैं हम ऑक्सीजन वाला टंकी लेते हैं। ऑक्सीजन आप लिए, ठीक है, आप उसे वहाँ पे प्रेशराइज कर रहे हो। ऑक्सीजन का थोड़ा सा पाइप आपने लिया, वो डालिए बर्नर नंबर 1, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब दूसरा आप लेते हो, वो जाता है बर्नर नंबर 2 में। बर्नर नंबर 2 में आप ये करोगे कि जब आप मीथेन प्रेशराइज कर रहे थे, मीथेन का थोड़ा सा पाइप आप ले लेते हो, भैया छोटा सा मीथेन लेते हो, ये मीथेन आप डाल देते हो प्री बर्नर नंबर 2, यानी कि ऑक्सीजन वाला बर्नर में। अब यहाँ पे ट्रिक ऐसा कर रहे हो ना कि ये फ्लो रेट इतना कम है कि ये ऑक्सीजन रिच फायर है, यानी कि यहाँ पे फ्यूल आपने डाला, ऑक्सीजन रिएक्ट किया, इग्नाइटर डाला, बम बम आग निकल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा ऑक्सीजन डाल दिए हैं कि भैया ऑक्सीजन के पास कुछ करने को नहीं, खाली ऑक्सीजन बचा हुआ है। ये आता है, ये मतलब इंजन बेल आप देखोगे, मतलब रैप्टर का कभी भी इमेज देखोगे, आपको दिखेगा भैया एक ही टरबाइन दिख रहा है, दूसरा कहाँ है, दूसरा नोजल के ऊपर एग्जैक्टली रखा हुआ है, इसीलिए दिखता नहीं है, वो है ऑक्सीजन वाला। तो यहाँ पे आपने कंबस्शन किया, कंबस्शन से क्या हुआ, एनर्जी निकला, कितना एनर्जी निकला, ये लगभग 31 मेगावाट का एनर्जी निकला। इससे क्या चलाया आपने, टरबाइन चलाया, टरबाइन से क्या चला, पंप चला, पंप से क्या हुआ, ऑक्सीजन बम बम हो गया। और यहाँ पे जो आपका गैसियस ये बन रहा था, क्या बोलते हैं आपका ऑक्सीजन बन रहा था, उसका आपने एक ठो बाईपास निकाला कि भैया वो टंकी को वापस फीड करो। अब ये आता है इंजेक्टर पे। इंजेक्टर पे आपने इलेक्ट्रिसिटी से प्यार मोहब्बत शुरू करते हैं, यहाँ आग लग जाता है, यहाँ आग के प्रेशर बन जाता है 300 बार। अब रहा बात, प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है, लेकिन आपको नहीं चाहिए, आपको प्रेशर से कोई लेना देना नहीं, टेम्परेचर से साइड इफेक्ट है, आप नहीं लेना चाहते हो। तो करते क्या है लोग, यहाँ पे हम लोग नोजल डालते हैं। नोजल का क्या है, नोजल को आप ऐसा समझिए सिंपल भाषा में कि वो एक ट्रांसफार्मर है। जैसे ट्रांसफार्मर में हम लोग अगर वोल्टेज घटाते हैं तो एम्प्स बढ़ जाता है, या अगर वोल्टेज घटाते हैं तो एम्प्स बढ़ रहा है, एम्प्स घटाते हैं तो वोल्टेज बढ़ने लगता है, राइट, क्योंकि एक चीज़ आएगा एक चीज़ जाएगा, आदान प्रदान होता रहेगा, एक्शन इक्वल्स रिएक्शन। तो यहाँ पे प्रेशर बम बम है, ठीक है, बम बम प्रेशर आपको नहीं चाहिए, आपको वेलोसिटी चाहिए। नोजल को आप उसको चोक कर देते हो, तो यहाँ पे जो आग निकल रहा है बहुत टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और फ्लो चोक कर रहा है। यहाँ पे ज्योमेट्री वाले लोग आपके काम करते हैं, यहाँ चोक कर रहा है। चोक का मतलब यहाँ पे फ्लो जाने का कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है, ये सोनिक पे लॉक हो जाता है, ठीक है। अब आप उसे एक्सपेंशन एरिया देते हो चोक पॉइंट के बाद, जिसे इसीलिए कहते हैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल। तो कन्वर्जन हुआ आपका रिएक्शन के बाद, आप डाइवर्जन का स्पेस दे दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका प्रेशर जो है खत्म,
प्रेशर यहाँ 15 psi से नीचे आ गया। आप कभी भी शॉक डायमंड देखते हैं तो उसका मतलब वही है कि एम्बिएंट प्रेशर से कम प्रेशर आपका रॉकेट से निकल रहा है। लेकिन एनर्जी कैन नॉट बी कैन नॉट डिस्ट्रॉय। आप 300 बार्स पे थे तो भैया यहाँ -15 हो गया, मतलब 15 तक आप उतार दिए, तो भाई बाकी का क्या हुआ? वो वेलोसिटी में बदल गई। यहाँ पे आप बेयरली सोनिक थे, यहाँ पे आप हाइपरसोनिक एग्जॉस्ट निकले आए। यही आपका एक रॉकेट को आगे ले जा पाता है। तो कोर लॉजिक वही है। ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन में थोड़ा सा फ्यूल डाल के आप उसे बम बम जला दिए, वो पूरा गैसियस हो गया, उसे इंजेक्टर में डाल दिए, इंजेक्टर में आपका वो रिएक्शन कर रहा है। मीथेन लिए, मीथेन को प्रेशराइज किए, प्रेशराइज से इंजन को ठंडा रखे, अब एनर्जी कैन जो ठंडा लिक्विड आया था वो अब गर्म हो गया, गैसियस हो गया, उसे आपने बर्नर में डाला, बर्नर में थोड़ा सा ऑक्सीजन डाल के आपने वहाँ बम बम आग निकाल दिया जिसमें गैसियस मीथेन चल रहा है, आपका ऑक्सीजन आ रहा है गैसियस, यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिक का बूम हो रहा है। उसके बाद आराम से अपने यहाँ 300 बार्स तक पहुँच गए। अब यहाँ पे चोक फ्लो आ रहा है, चोक फ्लो के कारण वहाँ सोनिक पे लॉक हो जा रहा है। जैसे ही आप एक्सपेंशन पार्ट में हो जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, प्रेशर घट जाता है और रॉकेट आपका ऊपर चला जाता है, होपफुली। सो लॉजिक यही है डिज़ाइन का, रैप्टर इंजन का। इसमें पाइपिंग भले बदली जाएगी, मतलब डिज़ाइन में थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन कोर यही रहने वाला है। तो अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड में क्या हुआ। तो रियल वर्ल्ड में समझिए एक डायलॉग है, फॉर ए ब्रिक ही फ्लू प्रिटी गुड। जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। फॉर ए ब्रिक ही फ्लू प्रिटी गुड। तो बात समझिए कि ये 40 किलोमीटर तक का ऊंचाई पे पहुंच चुका था जब इसके साथ ट्राई किया गया था ऑर्बिटल में। और इंजीनियरिंग जो है, या जो इनकी इंजीनियरिंग सिस्टम्स थे, वो बहुत अच्छा परफॉर्म किए, क्योंकि फेलियर हो गया था। यानी कि आप देख सकते हैं कि कुछ इंजन टैं हो गए थे, फिर भी बचे हुए इंजन ने अपने आप को थ्रॉटल अप किया, सस्टेन कर पाए और ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए जहाँ इनको जाना था। तो काफ़ी अच्छा, मतलब एक रोबस्ट टेस्टिंग हुआ, क्योंकि समझिए हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से किए थे और फिर यहाँ तक आ गए। तो प्रूव हो रहा है कि डेवलपमेंट सही रास्ते पे है। मार्क 1 से मार्क 2, मार्क 2 से मार्क 3 का रास्ता इनका क्लियर है और परफॉर्मेंस अच्छा है। और ये तो मार्क 2 का ही टेस्टिंग था, तो काफ़ी सारा चीज़ था। तो फेलियर भी बोल रहे हैं कॉम्पनसेट कर लिया, यानी कि इंजन में काफ़ी मतलब मार्जिन ऑफ एरर है। और कभी भी ये सब इंजन 100% पे नहीं चलता है। अगर बना भी देते हो आप, जैसे मान लीजिए 350 बार्स के लिए बना देते हो, आप कभी 350 बार पे नहीं चलोगे, आप उसे चलोगे मान लो 290 पे या मे बी 300 पे चलोगे। और कंप्यूटर को बता दो कि देखो जस्ट इन केस कि मान लो इंजन फेल हो गए, आप ऐसा जगह पहुंच रहे हो कि अगर एक्स्ट्रा थ्रस्ट नहीं मिला तो अबोर्ट करना पड़ेगा मिशन। वहाँ पे बोलोगे भैया एक काम करो, अबोर्ट में तो रॉकेट ही फोड़ दिया जाएगा, तो एक काम करो पूरा थ्रॉटल करो। अगर इंजन संभाल पाता है ठीक है, और मिशन कंप्लीट होगा, भले रिकवर नहीं होगा लेकिन मिशन तो हो जाएगा। और अगर नहीं होता तो अबोर्ट तो हमें करना ही था। तो वो समझिए एक आपको ये मिल जाता है, एक्स्ट्रा बूस्ट, नाइट्रोस बूस्ट मिल जाता है, लेकिन उस पर कभी चलाया नहीं जाएगा। लेकिन उसका ये बेनिफिट होता है कि अगर इंजीनियरिंग 350 संभाल पाता है तो 300 पे अगर आप चला रहे हो अपना इंजन को, तो यानी उसके लाइफ स्पैन बहुत लंबा मिलेगा, यानी कि रीयूज़ करना बहुत आसान होगा। यानी टरबाइन पे लोड नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं लोड पड़ेगा? सब चीज़ गैसियस में हो रहा है, इग्निशन प्लेट सब संभाल लेगा, सब चीज़ चिल रहेगा। तो रियल वर्ल्ड में अच्छा डेटा आ रहा है। तो अब बात करते हैं ये लोग भविष्य में क्या करने वाले हैं। तो भविष्य में ये समझिए इनका पावर जो है, मैक्सिमम पावर, वो फिक्स्ड है। ऐसा क्यों फिक्स्ड है? फ्यूल फिक्स्ड है ना, यानी कि 1 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन और 1 लीटर लिक्विड मीथेन, या जो भी रेशियो पे आप लेना चाहते हो, वो रेशियो का आपको पता है कि भैया उसमें इतना जूल ही एनर्जी है, वो बदलने वाला नहीं है। वो 2000 में भी नहीं बदलेगा, 20,000 में भी नहीं बदलेगा, वो फिक्स है। आप बदल क्या सकते हो कि किस स्पीड से उसे बर्न कर रहे हो, और बर्निंग का स्पीड भी आप बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। इस पे इंसान रखना चाहते हैं, सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स रखना चाहते हैं, आप इसे आईसीबीएम नहीं बना रहे हो कि एकदम जाओ अल्ट्रा हाइपर स्पीड पे। तो लिमिट पता है। तो यहाँ पे ये मेन काम कर रहे हैं। आप मार्क 1 से मार्क 2 और मार्क 2 से मार्क 3 में देखिएगा तो सारा चीज़ हो रहा है फ्लो रेट पे, यानी कि टरबाइन सिस्टम पे मेन काम किया जा रहा है कि फ्लो जितना स्मूथ रहेगा। क्योंकि आप मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करो, आप कैड में कैलकुलेट करो कि भैया मेरा इनलेट आ रहा है 4 बार और मेरा आउटपुट निकल रहा है 500 बार, और आप जब उसको रियल वर्ल्ड में प्रेशर से टेस्ट करोगे पता चला भैया 300 आ रहा है, भाई बाकी कहाँ गया? बाकी आपका हीट में बदल गया। कैसे? उतना थोड़ा ज़्यादा मैं बता दिया, लेकिन वजह से फ्लो चोक कर रहा है, टरबाइन उतना एनर्जी नहीं दे पा रहा है उसमें। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्लो रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये सब इसी में ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। मार्क 1 से मार्क 2 में यही ऑप्टिमाइजेशन है कि कचरे पाइप्स हटाओ, पाइप का फ्लो रेट स्मूथ करो, और थोड़ा सा आप सोचो ना, स्मूथ कर दिया, जैसे एक फ्लैंज है उसका फ्लैंज हटा के वहाँ वेल्ड कर दिया ताकि एकदम स्मूथ आ जाए, बहुत अंतर पड़ता है। प्रेशर ड्रॉप जिसे हम लोग कहते हैं वो एकदम कम कर दिया जा रहा है। तो पूरा फ्लो जो है, सारा खेला फ्लो, लेट इट फ्लो पे करना है इनको सारा चीज़। बाकी चीज़ वो आप हटा दो, सारा काम है लेट इट फ्लो। सारा चीज़ फ्लो और सिस्टम्स का इंप्रूवमेंट बढ़ाना है। जैसे कि ऑक्सिलरी सिस्टम्स जितने डाल रहे हैं उनका भी इफिशिएंसी बढ़ाना है। जैसे कि गिम्बल सिस्टम हो गया, गिम्बल सिस्टम बहुत एनर्जी खाता है, और इन्होंने गिम्बल सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए आउटर रिंग में गिम्बल नहीं डाला है, सिर्फ सेंटर रिंग में गिम्बल्स है। ऐसा क्यों है? आउटर वाले के पास थ्रॉटल वाल्व कंट्रोल किया जाएगा, सेंटर वाले को फिजिकली मूव करेंगे। तो लेकिन वो सब का भी इफिशिएंसी बढ़ाना है, जितना इफिशिएंसी बढ़ा पाएंगे उतना ज़्यादा ये काम कर पाएंगे। और उसका वही बता रहे हैं कि जो
350 बार्स का भी न्यूज़ चला कि 350 बार्स, उतने पे वो चलाएँगे नहीं। वो सिर्फ़ एक इमरजेंसी थ्रस्ट गेन फैक्टर रहेगा। यानी कंप्यूटर डिटेक्ट करता है कि मान लिया हमने लॉन्च कर दिया, कुछ कारण से और इंजन स्वाहा हो गए और अब हम मिशन कैंसल करने पे आ रहे हैं, यानी कि डेटोनेट कर दिया जाएगा रॉकेट को, तब रॉकेट देख सकता है कि भैया, जैसे एनिमे में होता है ना कि प्रेस दिस बटन, और एकाएक एक्स्ट्रा पावर आ जाता है, वो वाला बटन हो जाएगा कंप्यूटर के पास कि भैया ठीक है, 300 बार्स पे हम चला रहे थे, बचे हुए इंजन्स नहीं उतना दे पा रहे हैं 300 बार्स पे, एक काम करो उसे ओवर ड्राइव कर दो, 350 तक भेज दो, क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं तो कैंसिल तो करना ही है प्रोजेक्ट, और किए और रॉकेट बूम हो गया, ऑब्वियसली बूम होना ही था। तो इमरजेंसी थ्रस्ट फैक्टर आपको मिल जाएगा। और इनका मेन फोकस है मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूवमेंट में, यानी कि जो ये स्टार बेस ये लोग बनाए हैं, सारा काम है फटाफट बनाने में, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया में 200 देश हैं और लगभग 200 कंपनी है, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के। सिर्फ ये है जिनका रॉकेट बनाने का स्पीड इतना ज़्यादा कि बाकी पूरी दुनिया एक साइड रख दीजिए और ये अकेले, भाई हम बराबर हैं। मतलब आप चाइना, यूएसए ये सब जोड़ दीजिए तो इसके रेट के आप पास आ रहे हैं, क्योंकि इनका टारगेट है मैन्युफैक्चरिंग पे, फटाफट बनाओ, दी बेस्ट, दी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नहीं बनाना है इनको, दी गुड इनफ, दी फास्टेस्ट, दी मोस्ट इफिशिएंट टू मैन्युफैक्चर बनाना है, फटाफट बनाओ। और चूंकि ये रीयूजेबल है तो बनाते हुए इनके पास स्टॉक बढ़ते रहेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। और एक दो तो कभी बूम होगा ही और कई सारे रिटायर भी करना है, लेकिन ये एक टाइम पे ये इतना स्मूथ पे आ जाएंगे, भाई टेंशन नहीं लेना है, हमारे पास है, रॉकेट पे रॉकेट टेस्ट करते जाएंगे। और लॉन्जिविटी, और थैंकफुली मीथेन काफ़ी क्लीनली बर्न होता है कंपेयर टू RP1। हाइड्रोजन जितना क्लीन नहीं होता, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं, मतलब CO2 उतना रिएक्टिव नहीं होता, सुट आउटपुट जीरो होता है, तो लॉन्जिविटी मिलेगा। मतलब इंजन में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो गंक हो जाएगा, मतलब कि अगर इसे सादा पेंट करके लॉन्च करेंगे, सादा ही रिटर्न आएगा, काला नहीं हो जाएगा। लॉन्जिविटी अच्छी रहेगी। और ईज ऑफ रीयूज, सारा काम रीयूज पे, कि भैया ये रीयूज फटाफट होना चाहिए, रीयूज में ही इनको मेन खेला करना है कि भैया हमने लॉन्च किया, आया, लैंड किया, फटाक से रिफ्यूल करो, भेज सको। वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन 1 घंटे का इंस्पेक्शन का इनका टारगेट है कि 1 घंटे के अंदर मैं इसे वापस पैड पर रख सकूँ और फिर से लॉन्च कर सकूँ, वो सपना है इनका। तो ये इसके डायरेक्शन में काम है। आप मत एक्सपेक्ट कीजिए कि वो 350 बार हो गया, ये हो गया, इतना पावर कर देंगे, वो सब नहीं करेंगे। वो सब सिर्फ कि भैया कैपेसिटी बढ़ाते जाओ ताकि वो लाइफ स्पैन में कन्वर्ट हो। उनको पावर नहीं चाहिए, उनको लाइफ स्पैन चाहिए कि ये इंजन जो है चलता रहे, चलता रहे। इंजन बोले भैया हम तो चिल मार रहे हैं भाई, कोई लोड नहीं है हमारे पे, चिल मारो, लोड मत लो। तो ये भविष्य में होगा आने वाले 1-2 साल के अंदर। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रैप्टर 3 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।